स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ। जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लोकसभा चुनाव को लेकर दौरा पर सीएम। भाजपा मुख्यालय पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं और भाजपा मुख्यालय पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया जा रहा है और जेपी नड्डा, अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। राज्य के 5 लोकसभा सीटों पर मंथन किया जाएगा। प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी इस दौरान जो है चर्चा हो सकती है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो ये बैठक काफी अहम है और प्रत्याशियों के नाम को लेकर इस दौरान चर्चा हो सकती है। राज्य के 5 लोकसभा सीटों पर मंथन किया जाएगा। बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद रहेंगे और भाजपा मुख्यालय पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम का दौरा है। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। देहरादून से जानकारी सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंथुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। अब है सीएम धामी का दिल्ली दौरा है, क्या निकल चुके हैं या अभी जो है वक्त लगेगा उन्हें दिल्ली के लिए निकलने में? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय देहरादून से निकलकर दिल्ली पहुंचे हैं। कुछ देर बाद जैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में कोर ग्रुप की यहाँ पर बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें पार्टी जो लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान यहाँ पर कर सकते हैं। राज्य की 5 सीटों पर इस समय सभी की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी दिल्ली यहाँ पर बुलाया गया। कोर ग्रुप की बैठक में वो सम्मिलित होंगे और जो पार्टी प्रत्याशियों के नामों का जो चयन भेजा गया है उस चयन को लेकर बातचीत वहां पर होगी। संभावना यही जताई जा रही है कि इस बार पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव के महत्व का देखते हुए पार्टी जो बड़ी जीत की संभावना यहाँ पर तलाश रही है कि 5 सीटों को जीता जा सके, जीत की हैट्रिक पूरी की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा मत इन सीटों पर हासिल हो। तो उसके लिहाज से इस बार कुछ टिकटों को भी काटा जा सकता है, यानी जो पुराने सांसद हैं उन सांसदों के टिकट पर कर सकते हैं, नए उम्मीदवारों की घोषणा यहाँ पर हो सकती है। तो ऐसे में पार्टी हर उस विषय को लेकर यहाँ पर मंथन कर रही है, इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली बुलाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे लगातार संपर्क यहाँ पर बनाए हुए हैं और जल्द ही कोर ग्रुप की बैठक में वो सम्मिलित होंगे। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की जो चुनावी तैयारियां हैं वो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। पार्टी इस समय जो लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं उनके प्रत्याशियों के नामों का पैनल यहाँ से भेज चुकी है। 5 सीटों पर 50 से ज़्यादा नाम पार्टी की तरफ से भेजे गए, यानी 55 नाम और यहाँ पर भेजे गए, 10 से ज़्यादा सीट पर नाम भेजे गए। तो ये संभव कोशिश की जा रही है कि जो नए चेहरे होंगे जो बड़ी जीत हासिल यहाँ पर कर सकते हैं, जिनका जनता के बीच अच्छा जनाधार है, अच्छा कद है, उनको यहाँ पर पार्टी की तरफ से मौका दिया जा सकता है। यानी नए चेहरों को इस बार लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है, पुरानों को टिकट कर सकता है। कुछ जो राजनीति के जो जानकार हैं वो इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नैनीताल की सीट से चुनाव यहाँ पर लड़ सकते हैं और ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि अगर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो फिर दूसरा जो ऑप्शन होगा राज्य में जो दूसरी सीटों का विकल्प होगा उस पर किस प्रकार से पार्टी यहाँ पर काम करेगी। क्योंकि पार्टी की एक सीट पर ये कह सकते हैं कि पार्टी की जो राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख है, जो उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर अनिल बलूनी, उनके नाम की भी संभावना यहाँ पर चल रही है कि पौड़ी की जो लोकसभा सीट है वहाँ से उनको चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। इसके अलावा उनके नाम 2 और सीटों पर आए हैं, जिसमें आप हरिद्वार सीट का भी है और टिहरी लोकसभा सीट का नाम भी उनके इस पर है और कोशिश ये की जा रही है कि इस बार हर उस सीट पर जो इसमें जीतने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका संदेश सभी राज्यों में जा सकता है, उन सब सीटों पर ऐसे चेहरों को यहाँ पर उतारा जा सके जो बड़ी जीत हासिल कर सके। जी, बताया जा रहा है कि देहरादून में भी जो है चुनाव प्रबंधन की बैठक हुई है जिसमें प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा की गई है। बिल्कुल, कल ये कह सकते हैं कि बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी जो बैठकें हैं उन बैठकों को यहाँ पर करने का काम कर रही है। पार्टी के जो नेता हैं, नेताओं की जिम्मेदारी यहाँ पर तय की जा रही है, चाहे विभाग हो या प्रकोष्ठ हो या फिर लोकसभा चुनाव के लिहाज से जो महत्वपूर्ण उन सभी के लिए लगातार यहाँ पर काम किए जा रहे हैं। नेताओं की जिम्मेदारी तय हो चुकी है। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक यहाँ पर हुई थी उस बैठक में 55 नाम इस समय इन 5 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी की तरफ से दिल्ली हाईकमान के यहाँ पर भेजे गए। उन सभी पर आज को ग्रुप की बैठक में मंथन यहाँ पर होना है और उसमें से जो जिताऊ जो होगा, यानी जो सबसे बड़ी जीत हासिल कर सकता है,
उस प्रत्याशी को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति यहाँ पर बीजेपी अपना सकती है। लेकिन जो ज़्यादातर संभावना यहाँ पर जताई जा रही है वो यही है कि 5 लोकसभा सीटों पर इस बार बीजेपी ऐसे चेहरों को यहाँ पर उतारना चाहती है। उसमें से कुछ पुराने चेहरों का टिकट यहाँ पर काटा जा सकता है, नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। सिर्फ 1 या 2 सीट पर ही जो पुराने जो सांसद हैं उनको रिपीट होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए ये लोकसभा चुनाव 2024 का बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर जीत की हैट्रिक पूरी करने के उद्देश्य से इस बार बीजेपी का जो संगठन है वो काम कर रहा है और आज दिल्ली की कोर ग्रुप की बैठक में उन सभी नामों पर अंतिम मोहर यहाँ पर लगने की पूरी संभावना है। जी, पिछली 2 बार से जो है लगातार बीजेपी 5 लोकसभा सीट पर अपना वर्चस्व बनाए हुए है और इस बार भी लगातार कोशिश कर रही है कि फिर से जो है अपनी बढ़त बना सके। टिपिकल बीजेपी ने हर लोकसभा सीट के लिए अपनी रणनीति यहाँ पर तैयार करी है। बीजेपी ने सबसे बड़ी ये कह सकते हैं कि 5 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत का दावा किया है। ये जीत इतनी बड़ी है कि हर लोकसभा सीट पर 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीत हासिल करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा हर लोकसभा सीट में 75% से ज़्यादा मत हासिल करने का लक्ष्य पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया गया है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में जितने भी पोलिंग बूथ हैं यानी जो पोलिंग स्टेशन है, हर पोलिंग स्टेशन में 10% ज़्यादा मतों की वृद्धि करने का लक्ष्य वहां पर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में हर पोलिंग बूथ पर 370 नए वोट हासिल करने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। यानी जो आंकड़ा पिछली बार था उस आंकड़े में 372 का और आंकड़ा यहां पर जोड़ने के लिए कहा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मत बीजेपी के पक्ष में आ सके, बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर सके। और उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीट है जिसका संदेश पूरे देश भर में जाता है और जब विभिन्न राज्यों में अलग अलग चरणों में चुनाव होंगे तो उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटों पर बढ़ा हुआ मत प्रतिशत होगा वो बीजेपी को एनर्जी देने वाला होगा, ऊर्जा देने वाला होगा। और इसीलिए बीजेपी चाहती है कि उत्तराखंड से बड़ा संदेश जा सके और बीजेपी की एक बड़ी जीत यहाँ पर मिल सके। 5 लोकसभा सीटों पर जीत की हैट्रिक यहाँ पर पूरी हो सके क्योंकि 2014 में 5 सीटें जीती थी, 2019 में भी 5 सीटें जीती थी और 2024 में भी उन सभी 5 सीटों को बीजेपी पुनः यहाँ पर जीतना चाहता है बड़े मार्जिन के साथ। इसलिए बीजेपी ने अपना संपर्क जो अभियान था उसको यहाँ पर और तेज कर दिया है। जो दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता इस समय बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं उनकी लगातार ज्वाइनिंग बीजेपी में हो रही है। बीजेपी का जो परिवार है, जो कुंबा है वो लगातार बड़ा हो रहा है और अब आने वाले दिनों में भी और कई बड़े चेहरे यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो बीजेपी के अन्य दलों यानी विपक्षी दलों से साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी ने हर लोकसभा सीट के लिए अपनी एक रणनीति बनाई है, माइक्रो लेवल तक की रणनीति होगी और उसमें कह सकते हैं कि जो नए चेहरे यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें भी पार्टी इस समय संगठन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं दे रही है। किसी को पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा रही है तो किसी को बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा रही है ताकि जो 5 सीटों पर जीत का जो लक्ष्य पार्टी ने चुना उस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल किया जा सके और बड़े मत इन सीटों पर प्राप्त हो सके। जी अब है बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। उत्तराखंड में बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की मांग तेज हो गई है। बता दें कि बिंदु खत्ता संघर्ष समिति के साथ इंडिया गठबंधन ने बुधवार को विधानसभा कूच किया। कूच का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में इंडिया गठबंधन से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं को भारी पुलिस बल और बैरा ग्रेडिंग से रोका गया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि विधानसभा कूच के दौरान उन्होंने कहा, राज्य में लंबे समय से खत्तों, गोटो, खालो क्षेत्र को राजस्व गांवों का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है ताकि मूल रूप से उत्तराखंड के वासियों को उनका अधिकार मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो विपक्ष उग्र आंदोलन करके सरकार को गिराने का काम करेगा। विधानसभा में जो उठेंगे वो हमारे लीडर अपोजिशन और विधानमंडल दल उनको स्पष्ट कर चुका है और उन पर सरकार को वहां घेरने का काम कर रहे हैं और इस सड़क पर आज उत्तराखंड के गरीब और भूमिहीन मार्च कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के और गरीबों के गठबंधन जिसमें ये सब लोग सम्मिलित हैं, ये वो गठबंधन है वो आज सड़कों पर है। ये गठबंधन इस मांग को लेकर के सड़कों पर है कि 100 साल से ज्यादा पुराने इतिहास के साथ हमारी पहचान के रूप में बसे हुए गोठ और खत्ते, जिनमें बिंदु खत्ता जैसा बिंदु खत्ता है, सुंदर खाल है, चुकम है, पापड़ी है, बग्गा चौवन है
आदि सब ऐसे खत्ते गोट हैं, उनको ये सरकार, वर्तमान सरकार जो है अतिक्रमणकारी बता रही है और उनको एक एक करके हटाने की साजिश कर रही है। उसके खिलाफ बिंदु खत्ता संघर्ष समिति ने पहले बिंदु खत्ता में, लालकुआ में मोर्चा लगाया था, सरकार को ज्ञापन दिया था और आज हम बिंदु खत्ता के संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में, इंडी गठबंधन के साथियों के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में ये सड़कों पर हैं। बिंदु खत्ता से, हल्द्वानी से बिंदु खत्ता से आज अपनी इस मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं कि ये पुश्तैनी रूप में जिस स्थान पर बसते हैं उस स्थान को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए। ये इनकी बहुत पुरानी मांग है और ये लोग आशंकित तब हुए जब कुछ महीने पहले इन लोगों के उस बिंदु खत्ता को अनधिकृत बस्ती की श्रेणी में डाल दिया गया। जो अनधिकृत रूप से बसी हुई बस्तियों की श्रेणी बनी, लिस्ट बनी, उसमें बिंदु खत्ता को शामिल किया गया। इससे ये लोग अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं। हमारा ये हक बनता है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इन लोगों की मांग को जायज़ तरीके से सरकार तक पहुंचाने का काम करें और इन्हें सहयोग देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, धरने पर जो है पूर्व सीएम हरीश रावत बैठे हैं, क्या ताजा जानकारी है? देखिए, बिल्कुल अगर जिस तरह से लोकसभा चुनाव जल्द आने वाले हैं और ऐसे में जो विपक्ष है वो जितने भी स्थानीय मुद्दे हैं उसे उठाने का काम कर रहा है और ऐसे में बिंदु खत्ता जो जिस तरह से वहाँ के जो लोगों की मांग है कि उसे राजस्व गांव बनाया जाए, उसी के तहत आज जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके नेतृत्व में ये पूरा विधानसभा कूच किया गया, जिसमें इंडिया गठबंधन के जो नेता थे और कार्यकर्ता थे वो भी मौजूद थे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण महरा भी पहुंचे और तमाम जो कहा जा सकता है जो सपा के नेता है, सीपीआई है या फिर यूकेडी की जो पार्टी है वो आज एकजुट नजर आती हुई नजर आई और उन्होंने विधानसभा कूच की है। बिंदु खत्ता का जो ये मामला है, पूरा ये मामला ये है कि कुछ महीने पूर्व जो सरकार ने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें वन भूमि को चिन्हित किया गया था, जिसमें बिंदु खत्ता उस वन भूमि के अंतर्गत आ रहा था, जिसे अतिक्रमित बोली गई थी और ये माना जा रहा है कि जल्द उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। लेकिन वहां पर सैकड़ों की संख्या में जो लोग रह रहे हैं, जो सालों से वहां पर रह रहे हैं और ऐसे में उन्होंने भी एक एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को बिंदु खत्ता में भी भेजा था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज एक बड़ी कहा जा सकता है सैकड़ों की संख्या में जो गांववासी थे और साथ साथ जो राजनीतिक पार्टी थी वो एकजुट हुई और आज विधानसभा कूच किया गया। इस दौरान जो भारी पुलिस बल था उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वहीं पर धरने पर बैठ गए जितने भी प्रदेश अध्यक्ष करण महरा थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल थे, सभी वहां पर धरने पर बैठे हुए नजर आए और उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द बिंदु खत्ता को राजस्व गांव की जो श्रेणी में लाया जाए और ताकि जो वहां के लोग हैं उनको उनका अधिकार मिल सके। जी, और बताया जा रहा है कि हरीश रावत ने जो है सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार के मनमानी से ही जो है जनता को इसका भुगतना पड़ रहा है, सरकार की मनमानी का। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में जो राजनीतिक पार्टी है लगातार तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने भ्रष्टाचार पर काम रोको प्रस्ताव लाकर सदन में चर्चा करने की तैयारी की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के कई मामले हैं जिनमें उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की संमति दी है। ऐसे में सरकार सीबीआई जांच से क्यों बचना चाहती है? सदन में विपक्ष काम रोको प्रस्ताव ला रहा है। अंतर्गत हम भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने तीन मामलों में सरकार को स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। इतना गंभीर और संगीन मामले हैं, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय पर जब फरियाद लेकर जाती है सरकार, तो कहा जाता है कि भाई आखिर ये सीबीआई जांच से सरकार क्यों बचनी चाहती है। कठोरतम टिप्पणी माननीय उच्चतम न्यायालय ने की है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी। और खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पार्टी के प्रचार प्रसार को सकारात्मक बताया और उन्होंने कहा,
हर मोर्चे में प्रदेश लीड पर है, जिससे 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कमल खिलेगा। आपको बता दें कि बीजेपी में प्रदेश स्तर पर बैठकों का दौर जारी है, जिससे अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जल्द ही उत्तराखंड के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती है। देखिए, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं चुनाव लड़ने के लिए, जो बहुत ज़रूरी व्यवस्थाएं हैं, उनको चाक चौबंद किया जा रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तराखंड उसमें लीड ले रहा है हर मोर्चे पर। और यहाँ पर तमाम जो पार्टी ने जो कार्यक्रम निर्धारित किए थे उनको समय पर और बहुत अच्छी तरह से पार्टी संगठन निभा रहा है। और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हरीश धामी ने सदन में सरकार के अधूरे काम और मंत्रियों के आधे अधूरे जवाब पर नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कहा कि विपक्षी सदस्य जो सवाल पूछते हैं, सत्ता पक्ष के मंत्री उनका सही से जवाब नहीं दे पाते और जो अधिकारी उन्हें जवाब लिखकर देते भी हैं, उन जवाबों का भी मंत्री सही से पाठन नहीं कर पा रहे हैं। पहली बार ऐसी परिपाटी हुई है, मंत्री को पूछो कुछ, अगर हम दिल्ली की पूछते तो कलकत्ता का जवाब देते हैं। और बात सीधे तौर पे ये है कि जवाब कभी दे नहीं पाए और लास्ट में अगर वो फंसते हैं तो कहते हैं कि हम उपलब्ध करा देंगे। क्या ये विधानसभा के पटल में ये आने चाहिए कि भाई मैं जवाब उपलब्ध करा दूंगा? इसका मतलब सीधे सीधे तौर पर कि मंत्री तैयारी करके नहीं आ रहा, उसे कोई ज्ञान ही नहीं है। और आपने देखा होगा कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसमें 10 से 20 पर्चियां जो है हमारे अधिकारियों के वहां से लिख के आते, उसके बावजूद भी सही जवाब नहीं दे पाते, तो ये बड़ा चिंता। और उत्तराखंड कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने विधानसभा का प्रतीकात्मक सत्र गैरसैंण में आयोजित किया, जिसमें विधायक, मंत्री सहित मुख्यमंत्री बनाए गए और सदन की कार्यवाही शुरू की गई। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने इसको कांग्रेस का ढोंग बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ना तो यह मंत्री बनने वाले हैं और ना ही विधायक, कांग्रेस बस नाटक ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि सत्र ना करने के पीछे कांग्रेस को पहले उन विधायकों से पूछना चाहिए जिन्होंने गैरसैंण में सत्र ना करने के पक्ष में अपनी सहमति जाहिर की थी। मुख्यमंत्री बनाने वाले ना मंत्री बनाने वाली है, नाटक करने का अंतिम स्कोप है, वो नाटक वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने अगर तय किया था कि जिनके विधायक जिन्होंने गैरसैंण चुनाव में जो है सत्र ना हो, उसके लिए जो लिखित में दिया, पहले कांग्रेस उनसे बातचीत करे, उनको विषय को समझे, उन पर कार्रवाई करे, तब इस प्रकार नाटक करे। ये नाटक करने से कोई लाभ कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है। एक बहुत ही व्यवस्थित प्रश्न में माननीय नेता सदन से कहना चाहता हूं कि पिछले 1.5 साल से जनता दरबार नहीं लग रहे और जनता की बातें ना, क्योंकि हाउस 2 दिन का 3 दिन का चलता है तो प्रश्न यहाँ भी पूरे नहीं आते, समय कम रहता है और जनता दरबार लग नहीं रहे। केवल इनके मन की बात रेडियो में सुनो, टीवी में सुनो। जनता कहाँ जाएगी अपने प्रश्न लेके? 1.5 साल से कहीं भी जनता दरबार मुख्यमंत्री या इनके अधिकारियों ने नहीं लगाया। माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए भी सरकार को निर्देशित करें कि जनता दरबार लगाए और जनता की बात सुनने की काम करें। बढ़ते हैं आगे, खबर देहरादून से, जहां कालसी तहसील में एक पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं वीडियो बनाने वाले व्यक्ति से भी लिखित शिकायत की मांग की गई है और एसडीएम कालसी योगेश मेहरा ने बताया कि वायरल वीडियो का मामला संज्ञान में है, संबंधित पटवारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने लिखित शिकायत जो है उससे भी ली जा रही है। और खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ड्रग फ्री देवभूमि 2025 के विजन को साकार करने के लिए दून पुलिस लगातार अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने सीवर प्लांट तिराहे के पास एक पुरुष और एक महिला को नशीली खेप के साथ गिरफ्तार किया है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।